नमस्कार, मैं हूं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम आपको रूबरू कराते हैं सीधी जिले के वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉक्टर सौरभ सिंह से। अगर हम सौरभ सिंह जी की पृष्ठभूमि की बात करें तो ये सीधी जिले के वरिष्ठ संविदाकार सुरेंद्र सिंह बोरा एवं कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री कुमुन्नी सिंह के चिरंजीव हैं। तो सबसे पहले एमपी लाइव न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज आपने मुझको इस योग्य समझा, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। डॉक्टर सौरभ जी, करीब 11 वर्षों से आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और जब से आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया, अगर हम 11 साल पीछे जाएं, अगर तब के मरीजों की संख्या देखें और आज मरीजों की संख्या देखें तो ज़िले का ऐसा कोई भी गांव नहीं जहां से मरीज़ आपके पास ना आते हों। और लोग मरीजों के बीच में जो आपने जगह बनाई है अपने व्यवहार से और अपनी कार्यकुशलता से, जो आपने दक्षता दिखाई है, वो अपने आप में अविस्मरणीय है। तो 11 साल का सफ़र कैसे तय किया आपने? ये 11 साल तो सही में आपने जो कहा कि अविस्मरणीय है, कभी पूरी ज़िंदगी में भूले नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत ही शुरुआती दौर में जब मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस चालू की थी तो सीधी इतना डेवलप एरिया नहीं है कि हर पेशेंट इतना जागरूक हो कि उसको क्या डेंटल प्रॉब्लम है क्या बताए। पहले के मरीज़ आते थे तो सिर्फ वो यही कहा करते थे कि डॉक्टर साहब दांत दर्द कर रहा है, आप इसको निकाल दो। पर धीरे धीरे समझाते समझाते, लोगों को दांतों के विषय में जागरूक करते करते, गुटखा तम्बाकू के विषय में समझाते समझाते अब लोग इस मुकाम पे आ रहे हैं धीरे धीरे कि हर एक मरीज़ जो आता है तो पहले यह कहता है कि अगर हो सके डॉक्टर साहब तो मेरे दांतों को बचाने की कोशिश करिए। उसके बाद ही अगर कोई रास्ता ना हो तभी निकालने के लिए तैयार होते हैं। और मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था जब मैं सीधी में प्रैक्टिस के लिए आया था। मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे क्योंकि एक गरीब जगह है तो लोग बहुत ज़्यादा पैसों को भी वैल्यू देते होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये एक भ्रांति मेरे मन में भी थी और जो धीरे धीरे पूरी तरह से अब तो बिल्कुल ही हट चुकी है कि पैसे, यहाँ के लोग आज भी स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहे हैं और पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार हैं, बशर्ते उनको विश्वास होना चाहिए कि उनके साथ कोई चीटिंग नहीं हो रही है, बशर्ते उनको ये लगना चाहिए कि मेरे साथ जो हो रहा है मेरे पैसे का सदुपयोग हो रहा है और इसमें किसी भी प्रकार की बेईमानी नहीं हो रही है। और मेरे को इस चीज़ का बहुत ही खुशी है कि लोगों के बीच में मैं विश्वास बनाने में कामयाब मुझको लगता है कि मैं हो पाया हूँ। कि लोग कुछ भी नहीं सोचते हैं, सिर्फ कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप मेरा इलाज करो, अच्छे से अच्छा इलाज करो। और रही बात गरीब पेशेंट की, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक आदमी हूँ और मैं जिस परिवार से जुड़ा हूँ तो मानवता के आधार पर मैं जितना भी कुछ कर सकता हूँ वो करता हूँ। मैं अपने प्रोफेशन में रहते हुए भी किसी भी गरीब मरीज़ को केवल पैसों के लिए मैं इलाज ना करूं, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर उसके पास पैसे नहीं भी हैं तो इलाज होता है उसका। अगर ज़रूरत होती है तो गोली दवाई भी दी जाती है, अगर ज़रूरत होती है तो उसको किराया भी मैंने कई बार दिया है अगर मरीजों के पास नहीं है तो। पर हाँ, यह है कि किसी को यह भी नहीं लगना चाहिए कि अब फ्री का इलाज मिल रहा है तो चलो फ्री में करवा लेते हैं। वो भी एक भावना लोगों के अंदर डेवलप ना हो, उसकी भी पूरा प्रयास रहता है। सबसे बड़ी खूबी मैंने आपके अंदर ये देखी है और मैंने खुद महसूस किया है। बड़े डॉक्टर हैं ज़िले में भी और हुए भी हैं, लेकिन जो लोगों की एक भ्रांति होती थी, जो भ्रम रहता था कि डॉक्टर ज़बरदस्ती दवाई लिखते हैं और जो प्रिस्क्राइब करते हैं तो फीस वसूलने के लिए, और जो मेडिकल हैं उनको लाभ मुनाफा कमाने के लिए ज़्यादा प्रिस्क्राइब कर देते हैं। लेकिन आपके अंदर है कि जितनी दवाई की ज़रूरत होती है, जितनी डोज की ज़रूरत होती है, उतना ही लिखते हैं आप। अननेसेसरी दवाई कभी नहीं लिखते हैं और आप तो कह देते हैं कि अगर आपको दवाई ना खानी पड़े तो वो बेहतर है आपके लिए। तो ऐसी प्रेरणा कहाँ से आती है, जबकि हर डॉक्टर मुनाफा कमाना चाहता है, पैसे में है, चूँकि वो उसका पेशा है तो स्वाभाविक है कि वो कमाई करना चाहता है। नहीं, ऐसा तो नहीं रहता है कि डॉक्टर्स सिर्फ मुनाफे के लिए सोचते हैं।
कई बार होता है कि जांच सुविधाओं के अभाव में या कि सही से बीमारी का पता ना चले, इसकी वजह से डॉक्टर कई जनरेशन की अलग अलग दवाएं लिख के सोचते हैं कि मरीज़ को हम ठीक कर लें। इस चक्कर में वो काफ़ी दवाइयाँ लगते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों का प्रॉपर डायग्नोसिस होता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के साथ ही 2 से 3 दवाएं अधिकतम, जो कि अति आवश्यक होती हैं, वही लिखते हैं और ज़रूरत नहीं होने पे किसी भी प्रकार की कोई दवा नहीं देते हैं, क्योंकि दवाइयों का ऐसा नहीं है कि लाभ ही है, दवाइयों का नुकसान भी होता है। उससे आपके आंतरिक जैसे किडनी है, लीवर है या कि इंटेस्टाइन है, हर के अंग के ऊपर असर भी होता है। तो हमारा यही एक प्रयास रहता है कि अगर कोई मरीज़ हमारे ऊपर विश्वास करके हमारी क्लिनिक में आया है, तो उसको कम से कम दवाओं में अधिक से अधिक कितना सही कर सकते हैं, जिससे कि उसको कम से कम नुकसान हो और उसका पूरा का पूरा लाभ वो उठा पाए। और इसके लिए प्रेरणा की तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं रहती है। हर एक डॉक्टर यही चाहता है कि उसके मरीज़ कम से कम दवाओं में सही हों। हाँ, पर आपकी बात बिल्कुल सही है कि कुछ डॉक्टरों ने इसको व्यवसाय बना दिया है, पर यह हमारे लिए व्यवसाय नहीं है, यह एक सेवा का माध्यम है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि भगवान ने सेवा के लिए मुझको चुना हुआ है और मैं आजीवन इस तरह का अपने सेवा देना चाहूँगा। करीब 11 वर्षों से आप जिला मुख्यालय में स्थित क्लिनिक है जो आपकी सौरभ दंत चिकित्सालय के नाम से संचालित है और ये LIC के बगल में है, तो लगातार 11 वर्षों से आप सेवाएं दे रहे हैं। अभी तक का क्या अनुभव रहा? क्योंकि 11 वर्ष बहुत बड़ा अरसा हो जाता है, काफ़ी अनुभव हो जाता है। किस तरह की बीमारियां यानी दांत से संबंधित आपके पास आई हैं? क्या कुछ समझा आपने? किस तरह की बीमारियां हैं, उनका निदान आप कैसे आपने कराया है, कैसे लोगों को ठीक किया है? और क्या लोग लापरवाही करते हैं कि दांत की बीमारियां सर्वाधिक हो रही हैं? यहाँ के लोग अवेयरनेस की कमी है क्या? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लगभग डेंटल सर्वे के अनुसार 99% लोगों को इस दुनिया में दांत की बीमारियां हैं। और सीधी में बेसिकली आप देखोगे तो सीधी, रीवा या इस पूरे विंध्य क्षेत्र में लोगों को तम्बाकू गुटखा खाने की बहुत ही ज़्यादा आदत है। तम्बाकू गुटखा खाने से इन लोगों के दांत तो जो ख़राब होते ही, इनको ओरल कैंसर की बहुत सी समस्याएं आ रही हैं धीरे धीरे। और मुझको कई मरीजों को देख के बोलना पड़ता है कि आप सीधे कैंसर हॉस्पिटल चले जाओ। ये बहुत ही एक, आप समझो कि दिल पे पत्थर रख के बोलने वाली बात होती है कि अगर मैं किसी मरीज़ को देख रहा हूँ और उसका कैंसर मुझको दिख रहा है सामने से बिना डायग्नोसिस के, हालांकि मुझको बोलना नहीं चाहिए, पर फिर भी ये मुझको लगता है कि हाँ भाई, अब इसका इलाज यहाँ संभव नहीं है। और ये सबसे कठिन समय होता है किसी भी डॉक्टर को कहने के लिए। और यहाँ पे अवेयरनेस की तो बिल्कुल कमी है। यहाँ पे लोग जो हैं तो इतने संवेदनशील नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे अगर हमने कोई प्रोसीजर किया है, इलाज चालू किया किसी मरीज़ को, अगर उसको आराम हो जाता है तो कई बार वो वहीं पे सोचता है अब तो हमको आराम है, डॉक्टर साहब के पास जाने की क्या ज़रूरत है। इस चक्कर में उसका इलाज रह जाता है अधूरा। और जब अधूरा इलाज कभी ना कभी अपना इफ़ेक्ट दिखाता ही है, तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने रहने के बाद फिर से उनको तकलीफ़ होती है और वो हमारे लिए भी बहुत बड़ा सर दर्द हो जाता है कि अब उसका इलाज कैसे करें। तो ये तो मैंने बहुत अनुभव किया कि यहाँ के लोग थोड़े से लापरवाह हैं। अगर यही अवेयरनेस थोड़ी सी और बढ़ जाए तो यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। कभी मुझको किसी भी प्रकार की समस्या ऐसी आई नहीं कि मुझको अपने प्रोफेशन के साथ कुछ ऐसा लगे कि हाँ भाई मैंने कुछ गलती की है। हालांकि जब बड़े शहर में मैं दिल्ली में नौकरी कर रहा था, आपको मालूम ही है, तो वहाँ से जब मेरे को यहाँ आने के लिए मम्मी पापा ने बोला कि आके यहाँ प्रैक्टिस करो, जो भी हो तो यहाँ पे ही कर सकते हो, क्यों जॉब करना है। तो मेरे को एक बहुत ही कठिन समय लगा था कि मैं सीधी में जाके क्या करूँगा, कैसे मेरा जीवन कटेगा आगे और कैसे छोटे से शहर में रह पाऊँगा, क्योंकि बेंगलोर से पढ़ाई करने के बाद और दिल्ली में रहने के बाद सीधी में रहना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। पर जब मैं आया यहाँ पे और यहाँ इलाज की और इतने तरह के केस मिले, इतना अच्छा एक्सपोज़र मिला कि मतलब
मेरे को क्लिनिक से ज़्यादा कुछ दिखता ही नहीं है अब तो। कि सीधी तो बाद में मुझको सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ के लोगों के मैं कैसे सेवा कर पाऊँ, सिर्फ यही दिखता है कि मैं कैसे पहुँचूँ क्लिनिक, कैसे लोगों का इलाज सुबह से चालू करूँ, बस दिमाग में यही रहता है। और बहुत ही खुशी मिलती है, यकीन मानिए, यहाँ के लोगों की सेवा करके, अपने लोगों की सेवा करके बहुत अच्छा लगता है। अगर हम बात करें टीन एज अगर हम बात करें टीन एज के बच्चों में अवेयरनेस की कमी से कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं, जो कि उनके लिए एक कष्टप्रद बात है, नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे जो टीन एज के बच्चे हैं उनके लिए क्या आप एज ए चिकित्सक क्या समझाइश देंगे? अब देखिए, आज इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब पे सारी समस्या और उनका समाधान सब कुछ उपलब्ध है। और टीन एज सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाले लोग होते हैं, इन लोग इस चीज़ का, यूट्यूब हो गया या कि सोशल मीडिया के अन्य साइट्स हो गए, इनको सबसे ज़्यादा उपयोग वही लोग करते हैं। अगर वो अपना ख्याल अभी, क्योंकि जवानी में जोश में आपको होश कायम रखना बहुत ज़रूरी है, तो अगर इस समय पे नहीं समझेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, तो पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ सकता है। और मैं यही देखता हूँ यहाँ के युवाओं में, इसकी वजह कुछ गरीबी भी हो सकती है, कुछ नकारात्मकता भी हो सकती है, कुछ डिप्रेशन भी हो सकता है, पर यहाँ के लोगों में नशे की भावना बहुत ज़्यादा है, जो कि बिल्कुल से सही नहीं कही जा सकती है। इसके लिए मेरे को लगता है कि और आगे बढ़ चढ़ कर काम करना चाहिए, सरकार को भी इस विषय में सोचना चाहिए और नशे की आदत को बिल्कुल से एक तरह से स्टॉप लगाने की ज़रूरत है। मतलब एक हम लोग बहुत ही एक ऐसे समाज में हैं जो कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ हमारे सीधी से बहुत अच्छे युवा भी निकल रहे हैं, पर कई युवा अपने रास्ते से भटक रहे हैं, जो कि आप लोग भी पत्रकार होने के नाते पूरा अनुभव करते हो। पर अब एक समय है कि आप लोग और सब लोग मिल के नशे का नाश करें, और नहीं तो ये हमारा समाज बहुत ज़्यादा भटकने वाला है आगे चल के। अगर हम आपके व्यक्तिगत जीवन की बात करें, अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें, तो पिताजी वरिष्ठ संविदाकार हैं, नामचीन संविदाकार हैं, सीधी ज़िले में एक शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं। और अगर आप माता जी की बात करें तो कांग्रेस की एक बड़ी और वरिष्ठ नेत्री हैं। लेकिन आपने दोनों माता पिता के परंपरागत व्यवसाय को छोड़कर आपने चिकित्सक बनने का कैसे सोचा, कैसे मन में आया? अमूमन हर व्यक्ति माता पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ाता है, लेकिन आपने उससे विलग होकर चिकित्सक बनने का ख्याल आपके मन में कैसे आया? ये बहुत ही बड़ा सवाल पूछ लिया है अटल जी आपने। क्या था कि बचपन से ही मन में एक इच्छा थी कि हाँ डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। क्योंकि अब आप सीधी इतना डेवलप नहीं था कि हम लोग बहुत ज़्यादा सोच पाएँ, तो उस टाइम पे तो डॉक्टर इंजीनियर यही बन गए तो बहुत है। तो डॉक्टर बनना था। पीएमटी का एग्ज़ाम दिया, पीएमटी में पहले उसमें सिलेक्शन नहीं मिला, फिर सेकंड में बीडीएस मिला, तो अपन ने बीडीएस लिया। पर कभी ये नहीं सोचा था कि कितने कामयाब होंगे, क्या होगा। ऊपर वाले की दया से पूरा कामयाब हुए और आप लोगों का पूरा सहयोग रहा। हाँ, रही मम्मी पापा के व्यवसाय की बात, तो जो सेवा की भावना है तो मेरे अंदर उन्हीं के यहाँ से आई। मम्मी और पापा हमेशा, मैं देखता हूँ आज की डेट पे भी, सुबह से 4-6 लोग आ जाते हैं किसी न किसी समस्या को लेकर, और मम्मी पापा पूरी कोशिश करते हैं कि किस तरह से उससे समस्या से उनको छुटकारा दिला जाए, चाहे वो किसी पुलिस का मामला हो या किसी भी तरह का आपसी कोई समस्या हो, तो वो लगे रहते हैं। इसी से मुझको भी लगा कि हाँ भाई, समाज की सेवा करना चाहिए। और पापा का अच्छा खासा, हाँ, ठेकेदारी का बहुत अच्छा चल रहा था, और मेरे पापा चाहते भी थे कि हाँ मैं उस क्षेत्र में आगे आऊँ, पर मेरे को कभी से वो पसंद नहीं था। और राजनीतिक रूप से मेरा हमेशा से झुकाव रहा है, मम्मी के चलते पार्टी के तरफ मेरा झुकाव रहा है। पर कभी अब व्यवसाय में अब इतना व्यस्त हो गए, सेवा में इतना मज़ा आने लगा कि अब राजनीतिक रूप से उतना सोच नहीं पाता हूँ मैं। बेस्ट है कि अब लोगों की सेवा करें और इससे में उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। व्यक्ति जिस पेशे में, जिस व्यवसाय में होता है, स्वाभाविक है कि उसकी महत्वाकांक्षा होती है, और हर व्यक्ति जिस क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहता है।
चूँकि आप दंत चिकित्सक हैं और इस क्षेत्र में सीधी ज़िले में एक बड़ा इस्टेब्लिशमेंट चाहते होंगे, बड़ा काम करना चाहते होंगे। चूँकि आप सपत्नीक एक ही पेशे से हैं, आपकी धर्मपत्नी भी दंत चिकित्सक हैं, तो क्या कुछ योजना है, क्या आपके मन में है कि आगे किस तरह से लोगों की सेवा करनी है? एक बड़ा पकल बना के और कुछ विस्तार करके, क्या कुछ है योजना आपकी? हाँ, बहुत सही आपने पूछा। मेरे मन में पहले से ही चल रहा है, लगभग 6-7 साल से मैं इसकी तैयारी भी कर रहा हूँ। मैंने एक नर्सिंग होम टाइप का घर के पास बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तो खड़ा करवा दिया था, पर कोरोना के चलते काफ़ी काम रुक भी गया था। अभी मेरी वाइफ वहीं पे प्रैक्टिस कर रही हैं, तो एक स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया, बस मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही अनुकूल समय आता है तो मैं अपना इस्टेब्लिशमेंट और बड़ा करके और कुछ करना चाहूँगा। जो समय आने पर बिल्कुल मैं आप लोगों को इससे अवगत कराऊंगा। अभी से क्या बोलूं इस बारे में। हाँ, एक फ्यूचर प्लानिंग है मेरे मन में और कुछ बड़ा करने की है, जो कि समय आने पर ज़रूर भगवान ने चाहा तो पूरा होगा। तो ये थे सीधी जिले के वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉक्टर सौरभ सिंह, जो लगातार 11 वर्षों से चिकित्सा के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं और इनका जो स्वभाव है काफ़ी सरल और सहज है, और जो भी पेशेंट इनके पास एक बार आता है वो हमेशा के लिए इन्हीं का हो जाता है। हम भी प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में ये जिस क्षेत्र में है उत्तरोत्तर प्रगति करें और अपने क्षेत्र में एक मील के पत्थर के रूप में जाने जाएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।